आज हमारा विषय हम जो लेकर आए हैं वो है डिजिटल साक्षरता, शिक्षा में सूचना तकनीक का समन्वय। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए NIOS से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, ट्रेनिंग ऑफिसर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैडम। चलिए सर, आज का कार्यक्रम शुरू करें। और बहुत ही अहम आजकल, क्योंकि हम हर तरफ सुनते हैं डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, उसकी तरफ हम कदम रख रहे हैं। तो हमारे शिक्षार्थी श्रोता बहुत हद तक इस शब्द से परिचित हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका या आबादी में अपने दिमाग में ये भी सोच रही हूँ ऐसे हैं जो डिजिटल की सही परिभाषा या अर्थ नहीं जानते। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि डिजिटल वर्ड या शब्द जो है वो आप कैसे परिभाषित करेंगे? जरूर। तो मेरा सभी श्रोतागण का मेरा अभिवादन। जैसा कि अभी आपने सुना कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है, और इसके पहले मैडम ने भी एक वाक्य बोला कि आप अपना जो भी संदेश है या कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। चलिए हम आप इसी से उठाते हैं और इस वर्ड को समझते हैं। पहले हम क्या करते थे कि हम अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या कुछ सूचना पहुंचानी है या किसी को ये करना है तो पत्र व्यवहार करते थे। हम लेटर लिखते थे, लेटर को लेटर बॉक्स में डालते थे, लेटर वहां से निकलता था और गंतव्य स्थान तक पहुंचता था या गंतव्य जिनके पास भेजना था उन तक पहुंचता था। तो इन सब में टाइम लगता था। अब जो है ईमेल, जैसा कि अभी आपने बोला ईमेल भी एक डिजिटल वर्ल्ड का ही एक रूप है जी। डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है कि देखिए, समझिए इसको, डिजिट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है डिजिट के रूप में, 0 और 1 के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं। क्योंकि हम और आप 0 और 1 नहीं समझ सकते हैं, तो जो एक सिस्टम है जिसको कंप्यूटर, वो 0 और 1, तो जो भी आप कहते हैं वो 0 और 1 के रूप में उसको इनक्रिप्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और फिर आप तक लेकर जाता है। और खुद से वो प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि 0 और 1 को आप नहीं समझ सकते हैं, फिर से जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी रीजनल में, उसको उसमें वो कन्वर्ट करता है और आप तक पहुंचाता है। तो डिजिटल वर्ल्ड का मतलब ही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो 0 और 1 के रूप में ट्रांसफर की जाती है, 0 और 1 के रूप के सहायता से ट्रांसफर की जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोन्स हो गए हैं, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट्स हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत जिनसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है उसको हम डिजिटल बोलते हैं। अच्छा। और इसके पीछे देखिए ये है कि जो हम भाषा समझते हैं वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, और जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो हम नहीं समझते। तो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको जापानीज आती है जी, अब मुझे जापानीज नहीं आती है, तो क्या हम संवाद नहीं कर सकते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? हाव भाव के माध्यम से। हाव भाव के माध्यम से तो एक हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि हम एक इंटरप्रेटर रखते हैं, ट्रांसलेशन का एक माध्यम, जो ट्रांसलेशन का माध्यम होता है, इंटरप्रेटर जिसको ये करते हैं। तो उसका क्या रोल होता है कि वो जापानीज भी समझता है, वो हिंदी या इंग्लिश भी समझता है। ठीक है। तो अब मुझे हिंदी इंग्लिश आती है और आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, आपको जापानीज आती है, लेकिन उस व्यक्ति को दोनों आती है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है मैं उस तक पहुंचाऊंगा, वो आपकी भाषा में उसको कन्वर्ट करेगा और आप तक पहुंचाएगा। उसी तरह से कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा नहीं समझता, इंग्लिश और हिंदी की भाषा नहीं समझता, वो 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको डिजिट्स बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। वो उसको हम जो कुछ देते हैं वो 0 और 1 के रूप में उसको कन्वर्ट करता है। फिर जो आप भाषा समझते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो फिर से 0 और 1 को उसके रूप में ट्रांसफर करके आप तक पहुंचाता है। तो ये डिजिटल मीडियम के तहत ये हुआ। जहां तक प्रमोद सर आपने बताया, कुछ हद तक अगर मैं आकलन लगाऊं तो एक आधुनिक, अत्याधुनिक कहूं कि ये एक हमारे जो है एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और खींचना चाहूंगी कि इन दिनों जो हम सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनका सपना है कि पूरा जो भारत है वो डिजिटल इंडिया बन जाए और सब लोग डिजिटल इंडिया के तहत आ जाएं। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमने देखा कि पत्राचार से बिल्कुल अलग एक आधुनिक इसका जो स्वरूप है। अब आम व्यक्ति, जनमानस जो बहुत इंटीरियर में भी रहता है या फिर कोई ऐसा है जो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, अगर हम उनको डिजिटल इंडिया के तहत लेकर आए और वो इसका हिस्सा बनाना अगर हम सोचें, तो ये कितना एक लंबा प्रयास है और सक्सेस के कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं? सही सवाल आपने किया। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सपना है कि डिजिटल इंडिया
बनाया जाए। अब डिजिटल इंडिया बनेगा कैसे? एक दिन में तो बन नहीं सकता है। बिल्कुल। तो डिजिटल इंडिया बनाने के लिए हम और आपको जो डिजिटल मीडियम्स हैं उसको तो समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। जब हम और आप जब सीखेंगे तभी हम अपना योगदान दे सकेंगे। अब जब तक कि अगर आपको एक पत्र लिखना है तो आपको लिखना पढ़ना तो आना चाहिए। पेपर तो मैंने दे दिया, लेकिन पेपर देने के बाद लिखना पढ़ना आएगा तभी तो आप पत्र लिख सकते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो डिजिटल उपकरण है, उनका कैसे चलाना है, कैसे उपयोग करना है, इसको तो पहले जानना होगा। तो जानने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो शायद हमारे श्रोतागण कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए भी मैं बता दूं। इसका नाम है पीएमजी दिशा। अच्छा। इसको फुल फॉर्म कहते हैं PMG DISHA, जिसका कि फुल फॉर्म हो जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अच्छा। तो इसके पहले जब चला था साक्षरता अभियान, जिसमें कि पढ़ना लिखना सीख रहे थे हम बोलते थे आओ हम पढ़े लिखे अपने आप को शिक्षित करें जी। उसी तरह से ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसमें क्या किया सोचा गया है कि पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ लोगों को जो कि डिजिटल साक्षरता से दूर है, मैं सरल भाषा में बोलूं तो उनको डिजिटल उपकरण को चलाना नहीं आता है। जैसे कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था उनको बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम चलाई गई थी, जिनके के तहत उनको पढ़ना लिखना सिखाया गया। उसी तरह से जिनको डिजिटल उपकरण को नहीं चलाना आता, उनको चलाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत चलाया जाता है। जिसमें कि हमारे श्रोतागण देखे होंगे कि उनके गांव में ये बेसिकली किया गया है। सबसे पहले फेज में जितने भी हमारे रूरल इंडिया है, जो आप बता रहे थे कि ग्रामीण जो दूर दराज क्षेत्र, उनको कैसे उन तक लाभ पहुंचाया जाए। तो अगर हम भारतवर्ष में अगर हमने उनको सिखा दिया तो शहर तक तो हम आराम से पहुंच ही गए। शहर में तो हम सिखा ही लेते हैं, लेकिन गांव में ही पहुंचना मुश्किल है, चुनौती भरा है। तो गांव में पहुंचने के लिए ये सबसे अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल साक्षरता अभियान। ये कैसे चलता है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल देना चाहता हूँ। हमारे जो सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो सेंटर्स है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जहाँ पे अभी लोग जाते हैं रेलवे रिजर्वेशन कराने, रेलवे का टिकट लेना होता है या पैसे जमा करने होते हैं, अपने खाते में पैसे जमा करना होता है, क्योंकि हम इस पे भी बात करेंगे जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह, तो हम उसमें भी बात करेंगे। तो जो ये सब जो सर्विसेज देता है उसको हम कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर जी। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे पढ़ाई होती है इसकी। अच्छा। हाँ, ये 20 घंटे का पूरा मॉड्यूल बनाया गया है और हर घर से ये प्रण लिया गया कि हर घर से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। अच्छा। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि अगर एक आदमी डिजिटल साक्षर हो जाता है तो अपने घर परिवार को देख लेगा, वो उनको सिखा देगा। जी। तो हर घर से एक आदमी को डिजिटल साक्षर करना है। कैसे करना है, ये इस सेंटर पे आना है। अच्छा। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, इसमें कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा। सबसे अच्छी बात है कि सीखने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। आपको सेंटर पे आना है, अपने आप को, सबके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से या वोटर आई कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराते के साथ आपको क्लासेस होगी, और क्लासेस जो है कैसे होती है कि क्लासेस का टाइम फिक्स नहीं है, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। आपको जब भी मन करे आप आइए, क्लास वहां पे आपकी ली जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। 20 घंटे सिखाने के बाद आपको एक छोटा सा एक टेस्ट हम कह सकते हैं, मतलब हम देखना चाहते हैं कि आप सीखे हैं, कितना सीखे हैं। जी। तो एक टेस्ट होगा आपका। टेस्ट भी सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक चलता है। उसकी टेस्टिंग एजेंसियां हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कहते हैं उस सेंटर पे आइए, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर आप उत्तीर्ण कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे कि ये पता लग जाएगा आपको कि आप डिजिटल साक्षर हो गए हैं। अब आप ये जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल चलाना हुआ, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, मुझे अपना एक लेटर लिखना है तो हम लेटर कैसे लिख सकते हैं, बेसिक जो हमारे घर के खर्चे होते हैं उसको हम कैसे, जिसको अकाउंट्स में कहते हैं, अकाउंट अपना घर का अकाउंटिंग सिस्टम हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ उसके अंदर में किया जाता है। और
साथ साथ आजकल लोग सुनते होंगे सोशल मीडिया, आप जैसे सुनते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया है, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे इस तरह से है। तो इनको कैसे चलाना, अपनी बातें सरकार तक या अपनी बातें अपने मित्रों तक, अपनी बातें अपने परिजनों तक कैसे पहुंचानी है, ये सब भी उसमें सिखाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा कि जो भी श्रोतागण, अभी ये एक अंदर में, एक सबके अंदर में एक डर हो जाता है, कंप्यूटर है तो पहले लोग डर जाते हैं। ऐसा डरने का जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान काम है। आप देखिए, किसी एक आज के छोटे बच्चे को एक मोबाइल दे दीजिए, देखिए वो खुद सीख जाता है। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा चीज ये हुआ है कि जो भी डिवाइसेज आए हैं वो यूजर फ्रेंडली हैं, मतलब कि वो आप आराम से उसको चला सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिन लोगों को ये डर है वो इस सेंटर में जाएं, आपकी डर दूर हो जाएगी, आप प्रशिक्षण लें और अपने आप को सर्टिफाई करें। तो जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जब सब लोग हमारे डिजिटल साक्षर हो जाएंगे, तो हम कहते हैं ना कि हमारी साक्षरता 100% पहुंच गई है, जब सब लोग पढ़ना लिखना जान जाते हैं। उसी तरह से हम उस दिन कह सकेंगे कि जिस दिन हर आदमी डिजिटल साक्षर हो जाएगा, तो हमारा डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो हम सब भारतवासी इसको पूरा करें, हम सब डिजिटल इंडिया के तहत। क्योंकि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं है, हम उनके सपने में हमारा विकास निहित है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर प्रमोद सर जो मुझे जिज्ञासा लग रही है, आपने कहा कि 20 घंटे की अनिवार्यता है और यहाँ सब लोग आए। अक्सर होता क्या है कि बहुत खूबसूरती से स्कीम बनती है और बहुत अच्छे से उस पर काम होता है, लेकिन ना जब हम उसे यथार्थ में लेकर आते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ ऐसी लैकिंग छूट जाती है कि वो चीजें उस स्तर पर, जिस स्तर पर उसका रिजल्ट आना चाहिए, वहां आती नहीं। यहाँ पर भी मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या जो आपने कहा कि हर एक घर से एक व्यक्ति को लेना है, अनिवार्यता बनाई गई है, कुछ ऐसा है कि उनके लिए कंपल्शन है कि वो आए ही आए? यस, आपने सही प्रश्न किया है जी। देखिए क्या है कि आज अगर वो नहीं आते, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हर चीज को अब डिजिटल फॉर्म में लेकर जाया जा रहा है, सरकार हर चीज को डिजिटल फॉर्म में लेकर जा रही है। अगर आपको शिकायत भी करना है तो भी डिजिटल के फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको अगर पैसा लेना है या देना है वो भी डिजिटल के फॉर्म में होगा। तो अगर मैं अनिवार्यता नहीं भी बनाता हूं तो आपको ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं कि अगर मैं इन सब चीजों को नहीं जानूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जैसे खाना जरूरी है, वैसे ही ये सब डिजिटल उपकरण को चलाना भी जरूरी है। लेकिन सही है कि हाँ, ये मैंडेटरी किया गया है कि हर घर से एक आदमी को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। और 2 और अलग अलग एजेंसियां हैं इसमें काम कर रही हैं। NIOS भी एक एजेंसी है। तो जो 6 करोड़ का टारगेट था उसमें 3 करोड़ तक अभी तक सफलता मिल चुकी है। और खुद NIOS ही सब ये पे करीबन 90 से 95 लाख लोगों को सर्टिफाई कर चुका है। तो लोग खुद ही आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं जैसे खाना जरूरी है आज के डेट में, वैसे डिजिटल उपकरण चलाना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा प्रमोद सर, ये तो आपने बताया हमें कि डिजिटल इंडिया का सपना है और प्रधानमंत्री जी की स्कीम भी चल रही है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फोर्सफुली काम हो रहा है। विस्तृत चर्चा ये भी करेंगे कि हम हर एक सेक्टर में इसका उपयोग कैसे होता है, पर हम मोटे तौर पर पहले ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया, ठीक है हमने उपकरण चलाना सीख लिए, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बहुत सही। अब देखिए, आज का ही हम अगर डेफिनेशन ले, आज जो सपोज 19 तारीख है, आज सब कुछ बंद हो चुका है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में ही लेते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में जो ऑनलाइन एजुकेशन की महत्व है वो बहुत बड़ा है। और ये जो हमारी जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें जो किया गया है कि भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है स्वयं। अच्छा। स्वयं से इसका एक एब्रिविएशन है, लेकिन स्वयं को हम ये देखें कि हम स्वयं खुद से पढ़ सकते हैं। अच्छा। अब कैसे पढ़ सकते हैं? NIOS का भी एक मोटो है कि एजुकेशन एट द डोर स्टॉप, हम आपके घर पे एजुकेशन देंगे। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखिए कि विद्यालय, कॉलेज, ये सब कुछ बंद है, मान लीजिए बंद है, तो क्या पढ़ाई नहीं होगी? होगी, और बहुत अच्छे तरीके से होगी। इसी डिजिटल
उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए आप कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और बैठा हूं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जैसे अभी भी श्रोतागण हमारे जुड़े हुए हैं, ये भी डिजिटल लिए पे है। तो डिजिटल एजुकेशन में जो स्वयं पोर्टल बनाया गया है, स्वयं पोर्टल बनाने के पीछे एक ही मकसद ये था कि जो बेस्ट रिसोर्सेज है, जैसे कि मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप अगर क्लास में जाते हैं तो सिर्फ उस स्कूल में या उस कॉलेज तक ही आप सीमित रह जाते हैं। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि आपका जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे देशवासियों को, जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको लाभ क्यों ना मिले। बिल्कुल। तो क्या किया गया है कि एक स्वयं पोर्टल बनाया गया है जहां पे कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए राइट फ्रॉम अभी कक्षा 9 से लेके और पूरे हायर एजुकेशन तक की बात हो गई है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के समतुल्य भी इस पे काम किया जा रहा है, जहां पे कि कोर्सेज दी गई हैं और किस तरह से कोर्सेज, यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये बता दूं कि इस पे भी पढ़ने के लिए भी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पढ़ने के लिए ज्ञान बट रहा है। आपको लेने का इच्छा होनी चाहिए कि कैसे आप लेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। स्वयं जो है उसका मैं पोर्टल ये कर देता हूँ, शायद श्रोतागण लिख भी सकते हैं, स्वयं swayam.gov.in इसका एड्रेस है। अच्छा। तो जब इंटरनेट, जिनके पास ये बस इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, वो मोबाइल पे भी चल सकता है, मोबाइल ऐप भी है। अच्छा। और कंप्यूटर पे भी चल सकता है। तो इसको चलाने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना है और सबसे खासियत बात ये होती है कि इस पोर्टल पे हम जाएंगे तो क्या क्या लाभ हमें मिलेगा हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। और स्वयं के साथ साथ सर ई लर्निंग है या फिर यूट्यूब पे लेसन है, उस पर भी मैं आपसे विस्तृत रूप से बातचीत करूंगी। और ये जो क्षेत्र हम बात कर रहे हैं ये असीमित और अपार है, इस पर हम लौट कर आएंगे और यूं ही आपके साथ चर्चा करेंगे। शिक्षार्थी और श्रोताओं आपसे भी आग्रह करेंगे यूं ही बने रहे, लौट रहे हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना जीत स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने कोई मन चाहा केंद्र चुने बच्चे बूढ़े या जवान, शिक्षा का अवसर एक समान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। लॉग ऑन करें www.nius.ac.in और प्राप्त करें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र के सभी विषयों की जानकारी। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। अपना भारत देश महान, शिक्षा का कर लो सम्मान। अपना भारत देश महान, शिक्षित हो अब हर इंसान। पढ़ने लिखने से नहीं डरो, पढ़ लिख जग में नाम करो। पढ़ने लिखने से नहीं डरो, पढ़ लिख जग में नाम करो। श्रम करो, श्रमदान करो, उन्नत हिंदुस्तान करो। श्रम करो, श्रमदान करो, उन्नत हिंदुस्तान। शिक्षार्थी श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये कार्यक्रम जो विशेषकर चल रहा है हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के लिए, जिसमें विषय है डिजिटल साक्षरता, शिक्षा में सूचना तकनीक का समन्वय। जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नए से श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, ट्रेनिंग ऑफिसर। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्रमोद सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें डिजिटल की परिभाषा बहुत खूबसूरती से बताई और कितना विस्तृत क्षेत्र हमने बात की, और हम विशेषकर बात कर रहे थे इसकी अभी पहले कि एजुकेशन सेक्टर में इसकी संभावनाएं क्या क्या है। वहीं से मैं चाहूंगी कि स्वयं पोर्टल की बात हो रही थी, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप घर पे बैठे हैं और जैसा कि आज के ये में कि सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए हैं, तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने जो स्वयं पोर्टल का निर्माण किया है, जहाँ पे कि पढ़ाई करना माने कि लर्निंग जिसको हम बोलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टोटल इसको फ्री, जो भी मटेरियल्स है और बेस्ट मटेरियल्स, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा विस्तृत ये करूंगा, स्वयं पोर्टल का विशेषता क्या है। हम हर दिन सुनते हैं ई लर्निंग, ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? ई जहां पे भी वर्ड आए वो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, बस और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी मटेरियल उपलब्ध है, उससे जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल हम पहले भी भेजते थे, लेकिन लिखकर भेजते थे। आज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वही 0 और 1 की जो भाई पहले से बताया। तो जहां पे भी वर्ड ई लग गया, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक, उससे हम जब जाते हैं तो स्वयं पे है क्या क्या चीजें होती है। एक क्लास में जाते हैं तो शिक्षक क्या करता है? लेक्चर देता है। बिल्कुल। लेक्चर देने के बाद कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद वाद विवाद करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और उनका सॉल्यूशन देते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? एक छोटा सा असेसमेंट करते हैं। यही 4 चीज तो करते हैं एक टीचर। पूरी की पूरी क्लास की प्रक्रिया स्वयं पे की जाती है। अच्छा। हाँ। अब देखिए, आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। अभी तक आपका एक स्कूल तक ही सीमित था, आपका जो भी ज्ञान था, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम ले आते हैं तो हम कहीं पे भी दे सकते हैं। तो स्वयं पे सबसे अच्छा चीज है कि मैंने आपको एज ए एक्सपर्ट ये किया, और आपका क्लास जो है वो अब पूरे
विश्व में भी देखा जा सकता है, इंडिया के हर कोने में भी देखा जा सकता है। और इसके लिए क्या है, आपके लिए एक मीडियम क्या चाहिए, एक सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। और इंटरनेट आजकल हर जगह पे उपलब्ध है, इवन गांव तक में भी जो CSC सेंटर है यहाँ पे भी इंटरनेट है, तो यहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। अब इसके जो डिजाइनिंग की गई है वो 4 क्वाड्रेंट में की गई है स्वयं की। पहला क्वाड्रेंट है जो भी टेक्स्ट मटेरियल होता है, जो लिखा पढ़ी जो किताब होती है, किताब को पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले क्वाड्रेंट में डाल दिया गया है कि मैं पूरा का पूरा किताब पढ़ना चाहूं तो मैं पढ़ सकता जी। दूसरे फॉर्म में वीडियो के रूप में उस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। एक टीचर समझा रहा है कि किस तरह से, जो क्लास में टीचर का जो रोल होता है वो वीडियो के रूप में ही हुआ, तो वहां से जाके वो वीडियो देख के, और अगर उनको टेक्स्ट नहीं समझ में आया तो बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं खुद ही हूँ, अगर मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मैं जल्दी समझता हूँ बजाय कि मैं पढ़ने के। जी, तो वो वीडियो के माध्यम से उसको समझाया जाता है। तीसरा होता है डिस्कशन, जहाँ पे कि अब शिक्षार्थी जो कैंडिडेट है, जो लर्नर है, वो तो मौजूद नहीं है, क्योंकि क्लास तो वर्चुअल क्लास है, इसको वर्चुअल क्लास बोलते हैं कि टीचर कहीं और बैठा है, स्टूडेंट कहीं और बैठे हैं, और एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब उनको पूछना है, जैसे अभी आप भी बोल रही है कि अगर किसी का भी कोई सवाल है तो इस नंबर पे डायल करें, तो वहां पे भी क्या है कि वो वीडियो के माध्यम से या अपने ईमेल के माध्यम से या अपने टेक्स्ट के माध्यम से, चैट के माध्यम से, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उससे अपना वो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। और टीचर उनको रिप्लाई करते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं और जो उस क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं सारे बच्चे, जैसे एक क्लास में अगर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चे उसका आंसर सुनते हैं और क्वेश्चन भी सुनते हैं। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी होता है। और चौथा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे कि असेसमेंट की जाती है। आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको आंसर्स देने हैं, कितने सही कितने गलत आप उस समय ही जान सकते हैं कि मैंने कितना सही किया और कितना गलत किया। जो गलत किया क्या रीजन था उसके पीछे, उसकी भी पूरी ये दी जाती है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में स्वयं को बनाया गया है। अब बात आती है कि बहुत बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है। हाँ जी, तो मैं कैसे देखूं? अच्छा, यही जो सेम चीज है, जो भी वीडियोस है, आजकल सब लोग सुनते हैं यूट्यूब। हाँ। तो ये गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप अपनी बात वीडियो के माध्यम से रख सकते हैं। आप अपलोड कर दीजिए, कोई भी उसको एक्सेस करेगा और कोई भी देख सकता है। तो यूट्यूब पे हम अपने वीडियोस को रख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, यूट्यूब को देखना है तो भी इंटरनेट चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो क्या करें? तो सरकार ने उसका भी अल्टरनेटिव निकाला। देखिए, सरकार अवेयरनेस नहीं है इसलिए लोगों को मालूम नहीं होता है। सरकार बहुत कुछ चीजें आपको दे रही है, आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए पढ़ने और लिखने लेने की जी। तो अब सरकार ने बोला कि ठीक है, इंटरनेट नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि जो DTH होता है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, जो लोग बोलते हैं कि केबल के माध्यम से आ रहा है, तो उसमें 32 चैनल, एजुकेशनल चैनल्स दिए हैं सरकार ने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक बार जो दूरदर्शन का डिश है उसको एक बार खरीदना है, कोई उसका मंथली कोई रेकरिंग नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि जो फ्री टू एयर होते हैं उसमें कोई पैसा नहीं देना होता है। तो दूरदर्शन डिश उससे भी मिल जाते हैं। डिश टीवी में भी ये 32 चैनल है, सुविधाएं हैं। हाँ, या आपके जो चैनल प्रोवाइडर हैं, जो चैनल प्रोवाइडर हैं, उससे भी आप बात करेंगे तो ये आपको 32 चैनल देंगे, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा। और ये टीवी पे ये जितने भी वीडियोस स्वयं पे रखे गए हैं, ये टीवी के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छी बात, इस पे मैं एक बात बता दूं कि जो ये है क्या कहते हैं, आपके 10वीं के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जो NIOS चैनल चलाता है, 27 नंबर चैनल, सबके चैनल के नंबर हैं और उसका नाम भी है। तो जो NIOS चलाते हैं, NIOS 4 चैनल अभी चला रहे हैं, 5वां भी शुरू हो जाएंगे विद इन 2 या 3 वीक में, 5वां चैनल भी शुरू हो रहा है। तो 27 नंबर जो चैनल है वो 10वीं के बच्चों के लिए, 28 नंबर चैनल 12वीं के बच्चों के लिए, 32 नंबर चैनल है जो टीचर एजुकेशन का है, जो टीचर अच्छा खुद से ये करना चाहते हैं कैसे पढ़ाएं, क्लास में कैसे ले, क्योंकि टीचर को भी अपने आप को अपग्रेड करना है। तो 32 नंबर चैनल सिर्फ टीचर एजुकेशन के लिए रखा गया है। और एक और चैनल शुरू किया गया है अभी, जिसमें कि साइन लैंग्वेज। अभी तक क्या था
कि जो मूक बधिर होते थे उनके लिए कहीं पे भी कोई सुविधा सांकेतिक भाषा का तो कहीं हमारे कुछ चेयरमैन ना रहे। साहब ने शुरू कराया है इसको कि सांकेतिक भाषा में ये चैनल पे पूरा का पूरा कोर्स चला जाता है कि सांकेतिक भाषा कैसे समझें। अच्छा। हम और आप भी चाहें तो इस कोर्स को करके और एक सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं हम बन सकते हैं, हम साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं। अच्छा। तो ये एक चैनल, और इसमें इसको ज्ञान अमृत चैनल बोला गया है। इस चैनल पे साइन लैंग्वेज के भी चलते हैं प्रोग्राम, जी। योगा के भी चलते हैं, और भारतीय कल्चर एंड हेरिटेज जो है हमारा है, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विषय है वो भी इस पे हमारी दी जाती है। तो ये 4 चैनल जो NIOS ये कर रहा है। इसके साथ साथ जो श्रोतागण जो अपने इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी 2 चैनल ऐसे हैं जो कि कराए सिर्फ उसके लिए दिया गया है कि जो तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सारी जानकारी जो है इनके वेब पोर्टल है जो पहले मैंने बताया स्वयं का swam.gov.in। उसी तरह से ये जो 32 चैनल है इन 32 चैनल को समूह को कहते हैं हम स्वयं प्रभा चैनल। अच्छा। स्वयं प्रभा। हाँ, स्वयं प्रभा चैनल। तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी स्वयं प्रभा SWAYAMPRABHA.gov.in। यहाँ पे जाएंगे तो पूरी की पूरी हर जानकारी दी गई है, हर चैनल के बारे में, कौन सा चैनल पे क्या आ रहा है। और NIOS क्या करता, हर दिन ये 4 चैनल पे अपने 2 घंटे लाइव प्रोग्राम करते हैं 3 से 5। अच्छा। जिसमें कि श्रोतागण ये भी कर सकते हैं 3 से 5 में आए, वो लाइव प्रोग्राम है, वहां पे क्लासेस चल रही हैं। उस समय ही अगर आपको क्वेश्चन करना है तो एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है। अच्छा। टोल फ्री नंबर पे वो क्वेश्चन करके और टीचर से संवाद भी कर सकते हैं, उनसे समझ भी सकते हैं। तो हर दिन 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम चलता है, उसके बाद वो रिपीट पे चलते हैं। तो ये है स्वयं प्रभा, जो कि टीवी के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए सरकार ने स्वयं प्रभा का इंतजाम किया है, जिसमें कि स्कूल लेवल से लेके और हायर एजुकेशन तक हर कोई उस पे मटेरियल एक्सेस करता है। और मैं आपको बताऊं मैडम, बेस्ट मटेरियल जो है भारत सरकार की जो बेस्ट मटेरियल बेस्ट टीचर के द्वारा बनाई जाती है, ये आपको मटेरियल अगर आप किसी प्राइवेट उस पे जाते हैं तो उसको कितने चार्ज करेंगे ये मैं और आप नहीं सोच सकते। इन सबको फ्री में दिया जा रहा है और बस लाभ लेने की आपको जरूरत है। नहीं, इस चीज से तो मैं भी आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जो NIOS का स्टडी मटेरियल है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बच्चे पढ़ भी गए हैं, उनका स्टडी मटेरियल जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेसन प्लान बनाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए। क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे मटेरियल बनते हैं उसको हम कहते हैं सिम, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मतलब कि आपको लगेगा, उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, टीचर इन प्रिंट। आपको लगेगा कि कोई टीचर आपको खुद समझा रहा है, खुद समझा रहा है। और जो वीडियोस भी बने गए हैं उसको भी इसी तरह से बनाया गया है कि ताकि बच्चा सुन के देख के खुद समझ जाए, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कोई टीचर ही बता रहा है। और वो क्लास में ना हो के अपने घर पे बैठ के पढ़ सकता है। और इसकी खासियत क्या है, 24 घंटे उसके पास है, 24 घंटे में जब चाहे तब वो पढ़ सकता है, जब चाहे तब वो देख सकता है। तो जो मैं कहूं कि नहीं मेरे पास ये टाइम नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता हूं, नहीं, आपको कभी भी निकालना है अपने लिए टाइम निकालिए और आप ऑन कीजिए और आपका चैनल चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, आप उसको कर सकते हैं। तो एजुकेशनल मीडियम्स जो एजुकेशनल मटेरियल्स है वो आपको ये सब कुछ फ्री मिल रहा है। इसके अलावा NIOS ने एक और भी पहल किया है, जितने भी ये कार्यक्रम लाइव जो होते हैं और जो लाइव होने के बाद जो मटेरियल बनता है उसको भी YouTube पे अपना NIOS का अपना YouTube चैनल है, उस पे भी रख के और वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, वहां से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए ये सारे माध्यम बनाए गए हैं और जो भी शिक्षार्थी हैं वो चाहें तो इसका इस्तेमाल करके, शिक्षार्थी क्या पेरेंट्स भी बहुत ये पे कर रहे हैं। और जल्दी ही हम 3रे, 5वें और 8वें के लिए भी लेकर
आ रहे हैं। बहुत बढ़िया ये प्रयास हो रहे हैं सर, और वाकई शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूंगी कि क्रांति ही है एक तरह से। ई लर्निंग में आपने हमें बता दिया कि बहुत ही विस्तृत ये क्षेत्र है और बहुत अपार संभावना है, क्योंकि NIOS के साथ साथ मैं और भी चीजें देखती हूँ। अगर मैं बाहर जाऊं, मान लीजिए किसी की साहित्य में रुचि है या किसी की पोएट्री में रुचि है, तो ई लर्निंग के माध्यम से या फिर इस तरीके के माध्यम से मैं देखती हूँ बहुत से पोर्टल अवेलेबल है जिसमें आप कुछ भी आप क्लिक कीजिए और एक क्लिक पर आप जान सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की चीज सुन सकते हैं। मैं आपको इस पे थोड़ा सा और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बहुत लोग हैं जो म्यूजिक सीखते हैं और जो डांस सीखते हैं। इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं कि आपको कहीं पे भी कोई एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। आप उनको देखिए, वीडियो के माध्यम से हर स्टेप को सिखाते हैं, हर राग को सिखाते हैं। आप बस वीडियो देखिए और आप खुद से सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। तो एक पूरा का पूरा समुद्र है। जितना आप अंदर जाएंगे उतने अच्छे, जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना ज्यादा पाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि लर्निंग के क्षेत्र में तो वाकई ये क्रांतिकारी है ही है, और एजुकेशन के सेक्टर से निकलकर एक और अहम इम्पोर्टेंट सेक्टर जिस पे हम आज बात कर रहे हैं वो है सर ऑनलाइन बैंकिंग का सेक्टर, या फिर कहूँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सेक्टर, ट्रांजेक्शंस का, सर्विसेज का सेक्टर। उस पर भी मैं चाहूंगी कि अब चर्चा हो जाए आपके साथ। अब देखिए, अभी क्या था कि अब हम ये करें, पहला हमने लिया कि हम इसके उपयोग करना सीख गए। बिल्कुल। उपयोग करने के साथ साथ हमने इसको शिक्षा में कहाँ इस्तेमाल किया। हाँ। अब शिक्षा तो ठीक है, पढ़ाई भी किया। हाँ। लेकिन अब आज के डेट में लोग चाहते हैं कि जितनी सुविधा उनको बैठे बैठाए मिल जाए, उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। जी जी। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने जितने भी सर्विसेज थे धीरे धीरे करके इनको ई सर्विसेज में कन्वर्ट करते चले गए। अब आपको सब कुछ ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है, चाहे आपका बीमा कराना हो, चाहे आपका लैंड का रजिस्ट्रेशन कराना हो, यहाँ तक कि FIR जो होता था पहले लॉज कराना होता था, वो भी जाते थे, थाने के धक्के खाते थे, उनके मर्जी के ऊपर। आप खुद से अब FIR भी लॉज करा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है ट्रांजेक्शन्स। अभी तक क्या था कि हम किसी दुकान पे जाते थे, सामान खरीदते थे, लेकिन जाना पड़ता था। आज आप देखिए, आप घर पे बैठे हैं और जो आपको चाहिए आपको घर पे मिल रहा है। तो सर्विसेज एट होम हो गया है। तो सर्विसेज एट होम कैसे हुआ? ये ई सर्विसेज के ही माध्यम से। अगर ये सब कुछ जो भी हम सोचते हैं, अगर हमने उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया होता तो इसको हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैनुअल काम हो रहा था उसको अब हम डिजिटाइज्ड करके हम उसने ट्रांसफॉर्म किए, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम जो सर्विसेज देते हैं उसको हम ई ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो आजकल है ट्रांजेक्शन्स का। तो ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं हम इस पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि हम इस पर भी विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे, और क्या क्या मोड होते हैं और क्या क्या सावधानियां भी बरतते हैं उस पर भी बात करेंगे। लौट रहे हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। अपना भारत देश महान, शिक्षा का कर लो सम्मान। अपना भारत देश महान, शिक्षित हो अब हर इंसान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है। लोगों के जीवन में नया सवेरा लाया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। NIOS का आह्वान, जब चाहो तब दो एग्जाम। अपना भारत देश महान, शिक्षा का कर लो सम्मान। अपना भारत देश महान, शिक्षित हो अब हर इंसान।
सफल बनाओ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है, पढ़ने लिखने का ये अनुपम अवसर लाया है।
शिक्षार्थियों श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मुक्ति विद्यावानी के साथ साथ रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कम्युनिटी के लिए आप हमारा विशेष आज कार्यक्रम सुन रहे हैं, डिजिटल साक्षरता शिक्षा में सूचना तकनीक का समन्वय। जानकारी दे रहे हैं श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, ट्रेनिंग ऑफिसर NIOS से। सर, समय हमारे पास जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए, जो आपने हमें बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ के लिए जो एक ट्रांजिशन मोड है, उसी पर बात कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी सब पे टच करेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए जी। तो जो सबसे पहला है कि बैंकिंग का ट्रांजेक्शन। तो अगर आपको बैंकिंग में क्या करते हैं, हम पैसा निकालते हैं, पैसा देते हैं जी, या पैसा भेजते हैं। इन तीनों चीजों का जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स हैं उससे के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसके लिए बोलेंगे कि भाई कैसे हम कर सकेंगे, तो बैंक में क्या होता है, लॉकर्स होते हैं। बेसिकली मेरा इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता लगना चाहिए, नहीं अगर पता लग जाएगा तो ये होगा। आप अभी तक क्या करते थे, चेक होता था, चेक पे साइन करते थे, बैंक वाला आपके चेक के सिग्नेचर को मिलान करता था, तभी आपको पैसा देता था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि बैंक ने कार्ड बनाए हैं, वीजा मास्टर कार्ड है, ATM कार्ड है, जिसमें रुपए है, हाँ रुपए है, बहुत सारे जो कार्ड्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स के लिए जितने भी कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो से इट इज अ प्लास्टिक में नहीं, वो पैसा है आपका प्लास्टिक के फॉर्म में है। अब उस पैसे को मुझे कैसे निकालना है और कैसे ये करना है, ये मेन होता है। तो देखिए, जब निकालना है तो हम क्या करते हैं कि कुछ सामान खरीदते हैं, वो बोलता है कि कार्ड है। आप देखे होंगे कि कार्ड को क्या करते हैं कि एक मशीन के ऊपर में स्वाइप करते हैं, दैट इज द POS मशीन। ठीक है, तो POS मशीन पे स्वाइप करते हैं, तो स्वाइप करते के साथ ही वो बोलता है कि आप ऑथेंटिकेट करो कि आप ही का कार्ड है। हो सकता है कि कार्ड मैंने आपसे चोरी कर लिया होगा, चोरी करके मैं भी जाऊंगा, मैं किसी भी स्वाइप करा के मैं ले सकता। तो ऐसा नहीं है। अगर लोग डरते हैं कि नहीं प्लास्टिक मनी खो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, खोने से कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी आपका है वो सिक्योर्ड है। कैसे सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड ऐसे है कि आपका जो पासवर्ड होता है, जिसको हम पिन कहते हैं, पिन कह लीजिए, पासवर्ड कर लीजिए, वो बहुत ही सीक्रेट होता है। वो एक तरह से आपका ताला का चाबी है जी। अगर आप किसी को चाबी दे देंगे तो ताला तो खुलेगा, चाबी जब तक नहीं देंगे ताला आपका सिक्योर है। तो जब आप पॉज पे करते हैं तो आप जब पिन डालते हैं तो पिन आपका चाबी के रूप में काम करता है, और चाबी के जैसे रूप में काम करता है, आप ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ इन्हीं का ये था, तो उतने आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, और जिसकी जानकारी आपको मोबाइल पे मिल जाती है, मैसेज के माध्यम से मिलती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर किसी ने, अगर आप मान लीजिए आपने किसी को शेयर भी कर दिया और आप भूल गए, तो आपको जैसी जानकारी मिलती है आप बैंक को तुरंत सूचित कीजिए कि मेरा ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको कृपया रोक दिया जाए, तो बैंक उसको रोक देता है। दूसरा होता है जब आप इंटरनेट से करते हैं, जब आप खुद से करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग पे जाते हैं, वहां पे भी आपको यूजर और पासवर्ड होता है। तो मैं ये कहूंगा कि पासवर्ड जो है आप कुछ इस तरह का रखिए ताकि कोई गेस नहीं कर सके। भारतवर्ष में ऐसा देखा गया था कि 68% लोगों ने पासवर्ड 1 2 3 4 5 रखे थे, और उसको तोड़ना बहुत आसान था। तो पासवर्ड मेरा सिर्फ ये है श्रोतागण से कि जब भी आप पासवर्ड बनाइए, इसको अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक जरूर बनाइए। आज पहले चलता था अल्फा न्यूमेरिक, अब हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक। उससे ये होता है कि कुछ अल्फाबेट्स डालिए, कैपिटल स्मॉल का, कुछ आप डालिए नंबर्स, और अल्फाबेट और नंबर के बीच में कुछ सिंबल्स डालिए जरूर। सिंबल्स का मतलब कि कैसे सिंबल्स हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जो एंड का सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है, हैशटैग हो गया, इसको डालिए। तो जो पासवर्ड जो ब्रेकर होते हैं, जो हैक करते हैं, ओके, जब ये सिंबल्स मिलते हैं तो सिंबल्स उनको हैक करने में उन्हें हेल्प नहीं करता, वो वहां पे भूल जाता है कि क्या है, और ये नहीं होता है। तो सेफ रह जाते हैं। तो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक बनाएंगे तो पासवर्ड आपका वो रहेगा। और किसी के साथ आप ये प्लीज इसको शेयर ना कीजिए। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग या हम ट्रांजैक्शन की बात करें सर, तो चलते चलते फिर वही वाली बात आती है, कुछ सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें, वो क्या रहते हैं? अब देखिए, सेफ्टी मेजर्स में क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पब्लिक प्लेस में, इसको सबके पास मान लीजिए कि नहीं है, आप बैंकिंग करना चाहते हैं किसी कैफे से जाकर, तो जब भी आप करें तो आप ये ध्यान रखिए, वैसे ये सारे साइट सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन
वहां पे ये देखिए कुछ क्या होता है कंप्यूटर में, जैसे कि कुछ फिशिंग के लिए कोई टूल तो नहीं डाल रखा है। जैसे कि हम जाते हैं, हम सुनते हैं कि कैमरा लगे हुए हैं, तो कैमरा लगे हुए तो क्या होता है, जब कैमरा लगा हुआ है तो आपकी सारी जानकारी हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा खुद से जागरूक होना पड़ेगा कि कोई फिशिंग टूल तो नहीं काम कर रहा है, या जब पासवर्ड डाले तो देख ले थोड़ा अगल बगल की कोई देख तो नहीं रहा है, या डालते हैं तो जैसे क्रोम पे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड, आप जरूर, मैं ये निवेदन करूंगा कि जब वो भी पूछे कि डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड, आप बोलिए नेवर। जी। पासवर्ड को कभी भी आप सेव नहीं कीजिए, उसको कोशिश कीजिए कि मेमोराइज करके रखिए, या नहीं तो अगर लिख के भी रखना है तो अलग अलग जगहों पे लिख के रखिए, ताकि आप सोच सकिए कि उसको ये कह रहा है। एक जगह ये नहीं लिखिए कि मेरा ये बैंक का नंबर है और इसका ये पासवर्ड है, ऐसे लिख के कभी भी नहीं। अच्छा प्रमोद सर, कई लोग मैंने देखा है कि टाइम टू टाइम चेंज भी करते हैं पासवर्ड। मैं उस पर आ रहा था। और दूसरा क्या है कि एथिकल प्रैक्टिकल वे में भी क्या आपको लग रहा है कि पासवर्ड ये हो गए, तो जैसे कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो लगे हुए हैं तोड़ने के लिए, तो अगर मैं बोलूं 15 दिन के बाद मैंने पासवर्ड बदल दिया, तो वो तो पीछे एल्गोरिथम पे काम कर रहेंगे, फिर उनको नया मिलेगा, फिर टाइम लगेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बार आप चेंज करेंगे उतनी बार उसको भी अपने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मेहनत करना पड़ेगा जी। तो पासवर्ड को आप चेंज करते रहिए, कुछ सिस्टम बनाइए कि उसको आप याद, लोग बोलते हैं कि जी पासवर्ड तो याद नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। पासवर्ड को याद रखिए, याद रखने का भी तरीका होता है। कुछ ऐसा सोचिए जो आप सिर्फ जानते हो, दूसरा कोई नहीं। पासवर्ड को कभी शेयर मत कीजिए। कंप्यूटर्स को अपने इन्फेक्टेड, मतलब कि टूल्स होते हैं, सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, जो एंटीवायरस या एंटी फिशिंग, ये सब कुछ जो आजकल आते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल है। इंटरनेट सेफ्टी टूल्स, ये टूल्स को आप अपने मोबाइल पे और उस पे कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जरूर रखिए। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है बाहर से आता है और बाहर निकल जाएगा, आपको पता तक नहीं लगेगा। कुछ मेल्स आते हैं जो अनवांटेड मेल्स होते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में फिशिंग मेल्स कहते हैं। आपको लगता है कि इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इसको मत खोलिए। कुछ आते हैं कि बैंक से आपको लॉटरी मिली है, आरबीआई ने आपको लॉटरी दिया है जी, आपको इतने पैसे जमा करना है, आप उसको क्लिक कीजिए। ये सब कुछ नहीं होता है जी, कोई बैंक नहीं है। ये सब लिंक को मत क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद इसको ओपन करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए सीधा। कोई ऐसा लॉटरी और ये सब नहीं होता है। कोई आपसे बोलता है कि जी मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, आपका बर्थ डेट क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब कभी भी मत बताइए। वो बोलिएगा कि ठीक है जी आप बैंक से कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। बैंक का एक सिस्टम चलता है ई-केवाईसी, वो एक बार आपने ई-केवाईसी किया, उसके इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो गए हैं, वो ये सब जानकारी वो नहीं लेते हैं। तो ये सब डे टू डे मेजर्स है, ये अगर आप सेफ्टी पे रखेंगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप बचे रहेंगे, मतलब फ्रॉड से सेफ रहेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। फिर भी अगर फ्रॉड होता है तो आप बैंक को तुरंत से तुरंत उसकी सूचना दीजिए, ताकि बैंक अपने लेवल पे मेजर्स लेके आपके अकाउंट को ब्लॉक करना है, या नहीं तो आपके सारे पैसे इधर से उधर होते रहेंगे। और कस्टमर केयर नंबर आजकल हर 24 आवर काम करता है, तो आप उन पे जाके अपना वो कर सकते हैं। यानी कि जो है हम ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योरिटी के साथ, लेकिन बहुत आराम से भी कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं कि हम नहीं करेंगे, सबसे सेफ है। ऐसा नहीं है, सब जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं सब लगाई जाती हैं, और इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। आप घर पे बैठे आपकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब देखिए पहले पासपोर्ट के लिए लाइन लगना होता था, अब आजकल पासपोर्ट के लिए कुछ नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। NIOS का एडमिशन भी है, NIOS भी मतलब कि 90% अपने एरियाज में ऑनलाइन कर चुका है। स्टूडेंट रिलेटेड तो 100% हो चुका है। हर सुविधा उसको घर बैठे मिल सकती है। उसके लिए पूरी जानकारी आप जाइए, जानकारी लेना है तो पहले आप पढ़ लीजिए, तभी आप उस पे आगे बढ़िए। मेरा यही एक निवेदन है। ऑनलाइन पोर्टल पे भी सर हम अक्सर, कई बार हमारे पास फोन भी आते हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो पोर्टल पे काम करने से पहले वो पढ़ते नहीं है, या प्रोस्पेक्टस की बात करें, फिर वो कई बार कहते हैं कि हमारी फोटो अपलोड नहीं हो रही, उसका साइज नहीं हो रहा, या कई बार मैंने अक्सर सुना है कि फीस को लेकर उनकी दिक्कत रहती है कि 2 बार कट गई, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि देखिए ट्रांजेक्शन होता कैसे, मैं इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपने बैंक से
अब आप जो ओटीपी मैंने बताया, ओटीपी या पिन या पासवर्ड जब डालते हैं तो ये होता है, आप हमारे सर्वर पे थे, आप कोई सामान खरीदारी कर रहे थे या आप मेरे यहाँ पे फीस जमा कर रहे थे, मेरे सर्वर पे थे। जैसे आपने डाला, आप बैंक के सर्वर पे चले गए, मैंने यहाँ से उठ के आप बैंक पे गए, बैंक उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ इनकी सारी जानकारी सही है कि नहीं है। जब सारी जानकारी सही होता है तो क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसा निकालता है। ये सब कुछ वर्चुअल होता है, आपके अकाउंट से ऑथेंटिकेशन होता है, पैसा निकलता है। उसके बाद वो मैसेज फ्लैश होता है बैंक के सर्वर पे कि हाँ पैसा निकल गया। जब बैंक के सर्वर पे आता है, बैंक सर्वर क्या करता है, NIOS के सर्वर को बोलता है कि मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ। इस दौरान में हो सकता है कि आपकी कनेक्टिविटी टूट गई हो, या मेरी कनेक्टिविटी टूट गई हो, या बैंक की कोई कनेक्टिविटी टूट गई, तो आपका ट्रांजेक्शन, आपके अकाउंट से पैसा निकला, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपके एक मोबाइल पे मैसेज आएगा। और हो सकता है कि मेरे पास आने में ही वो टूट गया। जैसे ही वो टूटा तो मेरा सर्वर नहीं अपडेट होगा, तो मेरे पास पैसा आएगा कि पेमेंट नॉट मेड। तो घबराइए नहीं, है लिखा हुआ है कि आप 24 घंटे या 48 घंटे का वेट कीजिए। वो क्या होता है कि फिर से साइकिल को पूरा करते हैं, रात जब भी क्लोजिंग होता है, रिकंसाइल होता है, तो पूरा साइकिल ये करते हैं कि किसी का छूटा तो नहीं है, छूटा है तो उसको अपडेट कर लेते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, वो पैसा तो इनका कटा नहीं, वो फिर से दे देते हैं पेमेंट, तो डबल पेमेंट हो जाता है। तो इसका भी प्रावधान है कि अगर एक ही सर्विस के लिए डबल पेमेंट हुआ तो एक पेमेंट के लिए उनको पैसा वापस हो जाता है। लेकिन गलती हमारी थी, हमने लिखा है कि आप वेट कर लीजिए या टाइम लग रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, रिफ्रेश का बटन तो जैसे रिफ्रेश का बटन प्रेस करते हैं वो कम्युनिकेशन टूट जाता है। जी। तो घबराए नहीं, वेट करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे अच्छा चीज होता है वेट करना, वेट करेंगे सारी जानकारी होती है। समय बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि प्रमोद सर, अगर मैं आपसे मोटे मोटे तौर पर आज की चर्चा की बात करूं तो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो सही में एक, कहते हैं ना, क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में काम कर रहा है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या आपने बताया कि बहुत अच्छे एजुकेशन के साथ साथ बैंकिंग या जो ट्रांसफर्स है, मनी ट्रांसफर है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, सभी में काम कर रहा है। हालांकि एक सेक्टर छूट गया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके साथ नेक्स्ट जब हमारी कभी चर्चा रहेगी तो हम सोशल साइट्स पर भी बहुत खुलकर चर्चा करेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानेंगे। आज आप आए और आपने डिजिटल साक्षरता के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे शिक्षार्थियों और श्रोताओं तक की जानकारी पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।